हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के पहला अध्याय का कूलम्ब्स लॉ। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब का नियम क्या होता है ये। और शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि मेरा नाम ओम प्रकाश और आप लोग अभी देख रहे हैं कैरियर मेकर यूट्यूब चैनल। तो शुरू किया जाए कि कूलम्ब्स नियम क्या होता है। हमारे कूलम्ब साहब क्या कहते हैं कि अगर अगर दो चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं दो चार्ज रखा है, दो चार्ज रखा हुआ है, मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 है। अगर कुछ दूरी पर दो चार्ज रखा हुआ है, मान लेते हैं कि यह R डिस्टेंस पर रखा हुआ है, R डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच क्या बल लगेंगे। यह इस पर क्या मतलब Q1 Q2 पर कितना बल लगाएगा, Q2 Q1 पर कितना बल लगाएगा। लेकिन यह बताया है कूलम्ब साहब कि आखिर जब दो चार्ज को कुछ दूरी पर, कुछ सेपरेशन पर रखा जाए तो वह एक दूसरे पर बल लगाते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, इसको हम यहाँ लिखते हैं, आप लोग लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन साहब का पढ़े होंगे, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो पढ़े होंगे, वो क्या था कि अगर दो द्रव्यमान मतलब कि दो द्रव्यमान की कुछ जो दो वस्तुएं हैं वह अगर r दूरी पर रखा है तो क्या होता था कि इन दोनों के बीच बल लगता था, गुरुत्वाकर्षण बल। जो बल समानुपाती होता था m1 और m2 के गुणनफल के, परिमाण के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होता था इसके बीच के दूरी के स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता था, इसके बीच के दूरी का के स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता था। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर इसको टोटल में लिखा जाए तो F समानुपाती m1 m2 बटे r स्क्वायर हो जाएगा। अगर समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है, तो यहाँ पे आता था G, कैपिटल G, m1 m2 अब बाय r स्क्वायर। तो ये तो था गुरुत्वाकर्षण का नियम। बस इसी तरह से कूलम्ब साहब नियम दिए हैं कि अगर दो चार्ज को भी रखा जाए कुछ दूरी पर तो वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो ये बल जो है, यह बल भी दोनों आवेशों के अगर दो आवेश को हम लोग रख देते हैं कोई दूरी पर तो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का क्या होता है। अगर इसको Q1 और Q2 मान लिया जाए तो परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है, इसके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो है बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब प्रतिलोम वर्ग नियम। ये दोनों चीज में होता है, इसमें भी होता है प्रतिलोम वर्ग नियम। और इसमें भी होता है। तो ये इन दोनों बल का जो है समानता हो गया कि इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन ये भी करता है, इनवर्स लॉ का पालन ये भी करता है। तो यहां पर अगर हम लोग समानुपाती हटाए, अगर टोटल ओवरऑल लिख ले तो Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। समानुपाती हटाएंगे तो यहां पर कांस्टेंट आ जाता है, नियतांक आ जाता है K, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पर जो G का मान होता है वह किसी माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है।
यानी कि इसको सार्वत्रिक नियतांक भी कहा जाता है कि ब्रह्मांड में कहीं भी चला जाए तो जी का मान चेंज नहीं होगा, कैपिटल जी का मान। लेकिन के जो है यह माध्यम पर डिपेंड करता है, हवा में इसका मान कुछ और हो जाएगा, किसी मान लीजिए कि पानी में निकालें तो कुछ और हो जाएगा, कांच में कुछ और हो जाएगा। तो के जो है सो डिपेंड करता है माध्यम पर। यहाँ पर हम लोग लिख भी लें कि के माध्यम पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अब बात आया कि अगर बल कोई भी है, गुरुत्वाकर्षण बल हो या फिर स्थिर वैद्युतिक बल हो, सबका मात्रक न्यूटन ही होगा। लेकिन यहाँ पर जी का मात्रक मतलब नियतांक का मात्रक कुछ और हो जाएगा, यहाँ नियतांक का मात्रक कुछ और हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान है, यहाँ पे आवेश है। तो यहाँ तो होता है, अगर यहाँ से निकाला जाए तो जी का जो मात्रक हो जाता है, मात्रक हो जाता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा न्यूटन, लिख दें, यहाँ मिटा के लिख देते हैं, मिटा के लिख देते हैं। यहाँ के का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्योंकि बल का यहाँ अगर हम देखें कि के बराबर क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटे Q1 Q2, तो एफ का न्यूटन और ये बीच का जो दूरी है इसका मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अब बटे Q1 Q2 हो जाएगा, मतलब आवेश का तो होता है कूलम, ये हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए हैं। तो कूलम और कूलम कूलम स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इसीलिए के का मात्रक क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। के माध्यम पर निर्भर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका जो के का जो मान होता है, के का मान होता है, अगर पहले ये बात लिख दें हम कि 1/4 पर इप्सिलॉन नॉट होता है और 9 × 10⁹ होता है। यह कहाँ होता है तो निर्वात में होता है, क्योंकि हम आपको पता है यह निर्वात या हवा में भी कहा जा सकता है, हवा में होता है, निर्वात या हवा में, क्योंकि हम आपको पता है कि माध्यम पर यह निर्भर करता है, माध्यम के अनुसार यह बदलते रहता है। तो हवा में यह होता है, पानी में कुछ और हो जाएगा, कांच में कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको हम लोग इप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। तो इप्सिलॉन नॉट क्या है, यह निर्वात में या फिर कहा जाए फ्री स्पेस मुक्त आकाश में परावैद्युतांक, या इसको कहते हैं विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, निर्वात का वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं इप्सिलॉन नॉट को। तो बात आ गई अब इप्सिलॉन नॉट का भी ऐसा मात्रक हम लोग निकाल लें। इन सब का बीमा आप लोगों को निकालना आता होगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिखें, हम बीमा निकालना भी आप लोगों को सिखा देंगे। तो और कमेंट में आप लोग लिखा करिए कि इसका बीमा क्या होगा। आज के सेशन में आप लोग लिख के बताएंगे कि इसका बीमा क्या होगा। देखते हैं कौन सा जवाब देते हैं कल के वीडियो में। तो इप्सिलॉन नॉट का हम लोग मात्रक निकाल लेते हैं, क्या होगा यहाँ पर लिख सकते हैं कि F = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो 4 पाई एक कांस्टेंट राशि है, आप लोग को पता है, तो इसका तो कुछ मात्रक होगा नहीं। तो यहां से अगर निकाल दें इप्सिलॉन नॉट बराबर FR² अपॉन Q1 Q2
यही हो जाएगा। वन अपॉन होगा 1/ε0 बराबर एफ आर स्क्वायर Q1 Q2। तो यहां से क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ε0 बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन भी सबका उल्टा करना होगा और कूलम स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। तो ये इसका मात्रक हो गया ε0 का। तो और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण वाले में आप लोग पहले से पढ़े हैं कि जी का क्या मान होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये सब आप लोगों को पता है। अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों बलों में समानता क्या है, यानी कि अंतर क्या है, या फिर समानता क्या है, या फिर दोनों में क्या अंतर है। तो अलग अलग इसमें क्या बात है। तो यहां से आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लिया कीजिए, फिर हम मिटा लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के बल में और स्थिर वैद्युत बल में क्या अंतर है, ये हम लोग बात करेंगे। ऐसे लिख देते हैं एफ ई फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहाँ एफ जी लिख देते हैं ग्रेविटी फोर्स। ये दोनों में क्या समानता है, आप लोगों को पता है कि ये दोनों जो है, पहले अंतर का बात कर लें, समानता बात कर लेते हैं। समानता क्या है, इनवर्स स्क्वायर नियम का दोनों पालन करता है, ये भी करता है वर्ग प्रतिलोम नियम का, लोम नियम प्रतिलोम नियम, और ये भी करता है वर्ग प्रतिलोम नियम का पालन। लेकिन इस दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर ये है कि ये बहुत बड़ा फोर्स है, बहुत बड़ा बल है, क्योंकि के का जो मान होता है 9×10⁹ बहुत बड़ी चीज हो गई। लेकिन जी का मान होता है 6.673 इंटू 10⁻11, ये बहुत छोटा चीज है। -11 है, यहाँ पर +9 है, ये बहुत बड़ा फोर्स हो गया है, और ये बहुत छोटा फोर्स हो गया। ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है। तो ये दोनों में एक ये भी बात हो गई कि यह बहुत बड़ा बल है, बड़ा बल है, और यह बहुत छोटा बल है, छोटा बल है। फिर क्या बात है कि गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है, कभी आप ये नहीं देखे होंगे कि दो द्रव्यमान किसी मान लीजिए कि M1 M2 द्रव्यमान का दो पिंड है, अगर दो वस्तु है, तो अगर दोनों को करीब लाते हैं, किसी तरह उल्टा पुल्टा के लाए, तो वह दोनों को रिफ्लेक्ट कभी नहीं करता है, प्रतिकर्षण कभी नहीं करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल में ये होता है। अगर प्रतिकर्षण करता तो मान लीजिए कि सीधा सीधा हम लोग हैं तो ठीक है, अगर उल्टा मुड़ी नीचे कर लेते तो पृथ्वी हम लोगों को ऊपर फेंक देता, ऐसा बात तो है नहीं। अगर मुड़ी उल्टा करके नीचे में हम लोग अगर खड़ा हो जाए, शीर्षासन शुरू कर दे, तो पृथ्वी ऊपर फेंक देता, ऐसा बात तो है नहीं। यह बल हमेशा आकर्षण का बल है, यह हमेशा आकर्षित करेगा वस्तुओं को, प्रतिकर्षित नहीं कर सकता है। लेकिन इस बल में क्या है कि ये बात हम आप लोगों को बता दें कि अगर प्लस प्लस चार्ज को हम लोग करीब लाते हैं तो इन दोनों में प्रतिकर्षण हो जाता है। ये दोनों को कहेगा तू उधर चले जाओ तो उधर चले जाओ। लेकिन अगर प्लस माइनस हो तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ये भी कहेगा तू इधर आ जाओ, ये भी कहेगा तू इधर आ जाओ। माइनस प्लस है फिर भी वही कहानी होगा, एक दूसरे को आकर्षण करेगा। इन चीजों को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लें
कि प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा, प्लस माइनस में आकर्षण होगा, माइनस प्लस में आकर्षण होगा। यानी कि अगर विपरीत आवेश है तो वह क्या करेगा, आकर्षण करेगा, लेकिन अगर समान आवेश है तो वह प्रतिकर्षण करेगा। ये भी लिख लेना यहाँ पे चाहिए कि माइनस माइनस भी वही काम करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो यह बल क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का गुण रखता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का गुण रखता है। लेकिन यह केवल आकर्षण का बल है, केवल आकर्षण का बल है, यह केवल आकर्षण का बल है। तो ये हो गया इन दोनों बल में क्या अंतर था, क्या समानता था, इन बात पर हम लोग विचार कर लिए। कूलॉम्स का नियम में एक बात याद रखना तो बहुत जरूरी है। चलिए उसका लिखा लेते हैं हम लोग उसके लिमिटेशन में। लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या होता है कि कूलॉम्स लॉ हमेशा वैलिड होगा पॉइंट चार्ज पे, बिंदु आवेश पर ही वैलिड होगा। मान लेते हैं कि अगर ये है यहाँ पे प्लस 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 बहुत सारा चार्ज है इस पर, बहुत ये मान लीजिए कि कंटिन्यूअस मास है, इसमें पूरा भरा हुआ मास है, यहाँ पर भी ये बात है, बहुत चार्ज है एकदम से, तो फिर यहाँ पे कूलॉम लॉ नहीं लगेगा, यहाँ पर कूलॉम लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि ये केवल बिंदु आवेश पर ही वैलिड होता है, उस पर ही काम कर सकता है। अगर यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज हो और यहाँ पर भी पॉइंट चार्ज हो, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, लेकिन केवल पॉइंट चार्ज होना चाहिए, बिंदु आवेश पर ही यह बल वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा डिस्ट्रीब्यूट मतलब पूरा बटा हुआ है मास, क्या कहते हैं चार्ज, आवेश, सॉरी मास कह रहे थे तभी से आवेश कहना चाहिए, कि आवेश अगर बटा हुआ है एकदम से पूरा और हम उस पर कूलॉम्स लॉ लगा दें, ये गलत हो जाएगा। यह केवल बिंदु आवेश पर ही वैलिड होता है। तो इसमें लिख लेते हैं कि यह केवल बिंदु आवेश पर कार्य करता है। दूसरा बात है कि हम लोग शुरू में ही कहे थे कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, स्थिर वैद्युत की, इसमें मास मतलब सॉरी आवेश स्थिर होना चाहिए। गतिशील आवेश पे ऐसा नहीं कि एक आवेश उधर जा रहा है, ये भी उधर से जा रहा है या उधर भी जा रहा है, तो चलता हुआ आवेश में कूलॉम्स लॉ लगा दे, फिर सेपरेशन तो अलग अलग हो जाएगा। या नहीं भी होगा तब भी अगर गतिशील आवेश है तो उस पर कूलॉम्स लॉ नहीं लगेगा। कूलॉम्स लॉ स्थिर आवेश पर लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर पहला माने लिख देते हैं कि Q1 मोशन में है और Q2 भी मोशन में है, तब फिर गलत हो जाएगा, यह नियम नहीं लगेगा, यह नियम। लेकिन अगर Q1 रेस्ट में है और Q2 रेस्ट में है तब फिर सही है, या Q1 मोशन में है और Q2 रेस्ट में है तब भी सही है। एक आवेश अगर स्थिर है दूसरा गतिशील भी है तब भी यह नियम सही है। इन बातों को नोट कर लें आप लोग। लेकिन यहां हम बताएं कि यह केवल बिंदु आवेश पर ही कार्य करता है, तो अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु पर बहुत सारा आवेश है, बिंदु आवेश नहीं है, तब फिर उसको कैसे हम लोग करेंगे? तब भी कार्य कर सकता है यदि हम उसके बीच का दूरी बहुत ज्यादा बढ़ा दें। बहुत, जैसे कि यहाँ पृथ्वी पे है हम लोग और सूरज को देखिए, इतना बड़ा होते हुए भी बिंदु की तरह दिखता है। तो अगर
बड़ा आवेश भी है जिसपे बहुत सारा आवेश है, उसको भी अगर बहुत दूर रख दिया जाए, बहुत दूर, तब फिर वह बिंदु के आवेश की तरह कार्य करने लगेगा, बिंदु की तरह दिखने लगेगा। तब तो फिर कूलम्ब्स लॉ क्या होगा, वैलिड हो जाएगा, क्योंकि सेपरेशन हम लोग बहुत ज्यादा कर दिए हैं, तो फिर बिंदु की तरह वह बिहेव करने लगेगा आवेश। तो इन बातों को आप लोग ध्यान में रखें। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ छूट गया हमको कहने में, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। अब हम लोग बात करते हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो है, प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू ले लेते हैं, इसके बीच का दूरी r है। तो इधर जो बल लगाता है Q1, अगर Q2 पे जो बल लगा रहा है, Q2 पे मान लेते हैं कि यहाँ पे F2 पे 1 के कारण हो गया, यहाँ पर जो बल है 1 पे 2 के कारण हो गया। तो अगर दोनों का परिमाण समान है, दोनों का परिमाण समान है, Q ही है, इसका भी Q ही है, तो क्या होगा कि यह एक दूसरे पे समान बल आरोपित करता है। लेकिन बस होता क्या है कि दोनों का दिशा अलग अलग होता है। यह उसको उधर ठेलेगा, प्रतिकर्षण करेगा, क्या है कि दोनों समान आवेश है। आप लोगों को हम बताए हैं कि समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये दोनों प्रतिकर्षण करेगा, या इसको कहेगा तो उधर जाओ, ये कहेगा तो उधर जाओ। तो बस यही होगा कि बल तो समान लगाएगा, लेकिन दोनों का दिशा अलग अलग होगा। यानी कि वेक्टर और बल सदिश राशि है, ये आप लोगों को पता है, बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर 2 1 F21। दोनों का मान तो बराबर है परिमाण, लेकिन दोनों का दिशा बस अलग अलग है। अगर इसका मैग्नीट्यूड ले हम लोग, इसका परिमाण ले, तो फिर डायरेक्ट बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। दोनों बल समान आरोपित कर रहा है, लेकिन दोनों का दिशा बस अलग अलग है। और इसका कितना परिमाण है, ये तो हम आपको कूलम्ब्स नियम के सहारे बताना सिखा दिए हैं। तो कूलम्ब्स लॉ के सहारे आप लोग इसका परिमाण निकाल सकते हैं कि क्या होगा, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। इससे इसका परिमाण निकल जाएगा। और अगर दिशा निकालने की बात है कि अगर हमको दिशा निकालने का क्वेश्चन आ गया कि अगर हम इसका दिशा हम कैसे निकालें, तो फिर इसका वेक्टर फॉर्म पे हम लोग बात करते हैं कि इसका सदिश रूप क्या होता है। क्या कि दिशा में तो सदिश का बात आ गया, परिमाण तो दोनों में है, सदिश और अदिश परिमाण तो दोनों में होगा, लेकिन दिशा का बात जब आया तो वो सदिश रूप में आ जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं इसके सदिश रूप पे, फिर इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। कुछ न्यूमेरिकल अभी देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक आवेश है 2 × 10⁻, मान लेते हैं कुछ है 9 है। यहाँ पर एक आवेश है 3 × 10⁻⁻7 है। दोनों का बीच का दूरी मान लेते हैं 5 मीटर है। तो इस पर लगने वाला बल ज्ञात करिए। पॉज करके आप लोग बनाया कीजिए, फिर हम यहाँ पे बता देते हैं कि F बराबर क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R²। आप लोगों को हम बताए हैं। तो K का जो मान है, और ये दोनों हवा में रखा हुआ है, ये बात भी आप लोगों को बता दिया। तो K का मान हवा में क्या होता है, 9 × 10⁻9। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9 × Q1 कितना है, 2 × 10⁻9, Q2 कितना है, 3 × 10⁻⁻7, और दूरी कितना है 5। तो 5 ये कूलम्ब में है, इसका मात्रक भी देना जरूरी होता है। 5 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 3 54,
54 गुने, यहाँ देखिए 10 का पावर 9, 10 का पावर 9, 10 का पावर 7, दोनों तीनों का बेस समान है, बस पावर अलग अलग है। तो 9 9 18 में से 7 चल जाएगा, कितना हुआ 11 हो जाएगा। तो यहाँ 10 का पावर 11 हो जाएगा बटे 25 हो जाएगा। फिर इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। 10 का पावर 11 यही आंसर हो जाएगा न्यूटन में। इसी तरह से इस पर न्यूमेरिकल्स बनता है।